हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। अपने पढ़ रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस। अपने ने लास्ट चीज क्या पढ़ी थी? तो अपने ने ओवर टाइम का थियोरेटिकल पोर्शन समझा था कि ओवर टाइम किस टाइप का होता है, क्या होता है ओवर टाइम, और उसके अंदर 4 टाइप्स देखे थे, उनका ट्रीटमेंट देखा था। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन ओवर टाइम। ओवर टाइम के 4 टाइप्स देखे थे, चारों के ट्रीटमेंट्स देखे थे कि क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने बाकी थे ओवर टाइम के रिलेटेड। तो आज अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से चालू करते हैं, मतलब सॉरी एग्जाम्पल। तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मीन्स लास्ट वाली एक्सरसाइज को बोलते हैं। तो 3rd नंबर के एग्जाम्पल से अपना बाकी था, तो आज अपने ट्राई करेंगे कि 3, 4, 5 ये तीनों एग्जाम्पल आज के लेक्चर में अपने खत्म कर दें। 3rd नंबर क्या कहना चाहता है? कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए और बी। ए और बी तुम्हारे पास 2 लेबर है, इन दोनों की अर्निंग कैलकुलेट करनी है फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, एंड अलोकेट करनी है कॉस्ट। कॉस्ट को अलोकेट करना है 3 जॉब में। एक्स वाई जेड जो है वो जॉब है, तो इन दोनों की अर्निंग कैलकुलेट करो और उस अर्निंग को ये 3 जॉब्स में डिवाइड कर दो, दैट इज अलोकेट कर दो। अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, रिक्वायरमेंट बताइए। अब क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया है? बेसिक वेजेस दी है ए और बी की, डीए दिया है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया है, ओके, ऑन बेसिक वेजेस। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दिया है। ओवर टाइम सिर्फ लेबर ए है, उसी ने ओवर टाइम किया है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 1 महीने में, मतलब 1 मंथ इज इक्वल टू 200 आवर्स। 1 घंटे में एक वर्कर अपना 200 घंटे काम करता है। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस प्लस डीए। मतलब अब अगर सपोज अपने समझते हैं कि किसी का बेसिक प्लस डीए 100 रुपए है पर आवर का, तो ओवर टाइम का क्या होगा? 200 रुपए पर आवर, डबल पे होगा उसको। ये अपने ने ओवर टाइम में पहले भी समझा था कि फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि उसे डबल पे करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट डबल तो पे करना ही पड़ेगा। उसके ज्यादा तुम पे करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। Then employers' contribution to state insurance and provident fund are at equal rate with employees' contribution. अब इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उतना ही सेम पोर्शन जो है ना वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? तो बेसिक प्लस डीए जो भी उसे मिल रहा है उसमें से ही माइनस होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसी में से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काटा जाएगा। मतलब इन हैंड ने उसे बेसिक प्लस डीए में से ये माइनस होने के बाद इन हैंड कैश या फिर बैंक जो है ना वो मिलेगा, तो वो पैसा उसके अभी एट प्रेजेंट वो उसकी अर्निंग नहीं है। एट प्रेजेंट केस में वो उसकी अर्निंग नहीं है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसकी अर्निंग है बट एम्प्लॉय का नहीं है। और यहाँ पे अपने को एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया है, ये देखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो बेसिक में से माइनस होगा, और यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कंट्रीब्यूशन, और ये एम्प्लॉय का है तो ये भी एम्प्लॉय का होगा। और क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में? 2 वर्कर्स एक्स वाई जेड जॉब में इस प्रपोर्शन में काम करता है। वर्कर ए एक्स में 40%, वाई में 30% और जेड में 30%। तो ये अपने को रेशियो दिया है कि वो लोग जितना काम करते हैं, सपोज 200 घंटे काम करते हैं ना, तो 200 में से 40% एक्स को देते हैं, 30% वाई को देते हैं, ऐसा करके, और 30% जो है वो जेड को देते हैं। तो ये अपने को बाइफर्केशन दिया गया है। अभी तक तो क्वेश्चन में जितनी डिटेल्स दी थी अपने ने वो सारी समझी, और ओवर टाइम जो है ना वो सिर्फ जॉब वाई पे हुई है। मतलब ये 10 घंटे जो ओवर टाइम है ना वो सिर्फ जॉब वाई पे एलोकेट होगा। डन। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर का एग्जांपल है तुम्हारा,
सबसे पहले अपने को अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है, तो अपने ए और बी की अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट showing earning of worker A and B। अपने पास दो वर्कर्स है, A है और B है। ये पर्टिकुलर्स, तो पहला तो उनका बेसिक, इनको बेसिक कितना मिल रहा है, 10,000 16,000। ओके, मैंने नीचे वाली लाइन में लिख दिया था, वापस लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, 10,000 16,000। उसके बाद डीएनएस अलाउंस, दैट इज डीए। तुम एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो चलता है, बट कोई नीड नहीं है तुम्हें। डीएनएस अलाउंस लिखने में कितनी देर लगेगी तुम्हें, 50-50% है तो 10,000 का 50। अब देखो यहाँ पे डीए के साइड में लिखा नहीं है ऑन वेजेस, बेसिक वेजेस या फिर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये इम्प्लाइडली तुम ये मानोगे कि ये 50% है, तो ये बेसिक वेजेस का ही 50% है। तो दैट इज 5,000 और 16 का 15, दैट इज 8,000। देन और क्या मिल रहा है उसको, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये दोनों एम्प्लॉय की तरफ से हैं। ये देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस आर एट इक्वल रेट्स विद द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कैलकुलेट मतलब सॉरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अपने जो है एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना उसे माइनस कर देंगे। बट उससे पहले एक और चीज दी हुई है, ओवर टाइम। वो तो अपने बाद में माइनस करेंगे, पहले जितना प्लस हो रहा है उतना प्लस कर ले। ओवर टाइम, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाओगे तुम, WN1 करके। ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, तो ओवर टाइम किया किसने, तो वर्कर ए ने किया है। उसे नॉर्मली कितनी सैलरी मिलती है, इन दोनों को प्लस करूंगी तो 15,000 उसे नॉर्मली मिलता है, जितना वो काम करेगा ना 15,000 उसे मिलता है 200 घंटे का। 200 घंटे अगर वो काम करता है तो उसे 15,000 रुपए मिलता है। इसका इक्वेशन थ्रू 200 आवर्स इज इक्वल टू 15,000। ओके, अब उसने एक्स्ट्रा कितना काम किया, 10 घंटे काम किया, तो अब उसे कितना मिलना चाहिए, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 2,200। अब जो आंसर आएगा ना उसका तुम डबल करोगे। क्यों डबल करोगे, क्योंकि अपने जो नॉर्मली उसे 10 घंटे का जितना मिलना चाहिए था ना उसका डबल अपने पे कर रहे हैं, तो इसका डबल करोगे तो होगा 1,500। मतलब नॉर्मली अगर वो काम करता तो उसे मिलते 750 रुपए, मतलब इस इक्वेशन के उसे मिलते 750 रुपए। अगर वो 10 घंटे नॉर्मल वेजेस पे उसको मिल रहे होते तो उसे मिलते 750 रुपए। बट अब वो ओवर टाइम है और ओवर टाइम के लिए अपने डबल पे कर रहे हैं, तो इंटू 2 किया अपने ने, वो 1,500 आ गया। तो यहाँ पे प्लस कर दो ओवर टाइम, जो कि सिर्फ वर्कर ए ने किया है, तो 1,500, क्योंकि वो 1,500 उसको इन हैंड मिलेंगे 16,500 और यहाँ पे आएगा 24,000। अब इसमें से जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना वो माइनस कर दो, तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अब इसमें अपने ने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो इसको इन हैंड, समझो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है। अब ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों सपोज 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने। अब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो तो इसको एट प्रेजेंट मिलने ही नहीं वाला, वो तो इसको एट प्रेजेंट इन हैंड नहीं आएगा, इन हैंड नहीं मिलने वाला। और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है
वो उसकी नॉर्मल सैलरी से कट होगा, तो वो भी अल्टीमेटली तो उसको इन हैंड नहीं मिल रहा, इसीलिए ये दोनों चीजें है ना वो प्लस नहीं की जाती। बट अब तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे डेटा दिया है कि ये चीज ऐसे मिल रही है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना, कि ये तो अभी के टाइम पे तो अपने को निकालना क्या है, टोटल अर्निंग निकालनी है। तो अर्निंग नहीं है एट प्रेजेंट, वो फ्यूचर की है, जब वो पीएफ से रिटायरमेंट लेगा तब उसे पीएफ की वैल्यू मिलेगी, तो वो फ्यूचर है, एट प्रेजेंट कुछ नहीं आ रहा उसको, तो इसीलिए ये दोनों वैल्यूज, अगर दोनों का बोला होता, सपोज क्वेश्चन अपने को दो बार बोलता तो अपने दोनों माइनस कर देते, बट क्वेश्चन ने अपने को एक ही बार बोला कि कंट्रीब्यूशन इतना है, तो अपने इसीलिए एम्प्लॉयर वाला तो कंसीडर ही नहीं करेंगे और एम्प्लॉय वाला माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड? तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि अपने को एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्यों माइनस किया और एम्प्लॉयर का क्यों प्लस नहीं किया, ये सब डाउट्स मत लेके आना। ऐसे डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं वापस, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन तुम लोग नीचे कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो पीएफ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 8%। 8% किसका आएगा, तो 15,000 का, और सॉरी 10,000 का 8% आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली ऑन बेसिक वेजेस, तो 10,000 का 8% दैट इज 800, तो 800 माइनस होगा यहाँ पे 16,000 का 8%, 1280, ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एक और भी है ना, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग फुल फॉर्म में यूज कर लेगा। दैट इज बेसिक वेजेस का 2% मतलब 200 और 320, 16,000 का 2%। अब 16,500 में से जब तुम 1,000 माइनस करोगे तो आएगा 15,500, और 24,000 में से जब ये दोनों वैल्यूज माइनस करोगे तो आएगा 22,400। ये उसकी टोटल अर्निंग है जो उसके हाथ में आ रही है पर मंथ। डन। तो अपने ने टोटल अर्निंग फाइन कर ली, इसको मैं वर्किंग नोट को साइड में रख देती हूँ। अब सेकंड क्या है, तो अपने को एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को बोला है कि जो भी एम्प्लॉय की कॉस्ट है ना वो इन तीनों इतना इतना काम किया, तो जो कॉस्ट आएगी उसको अपने फिर पर आर निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको इस परसेंटेजेस के अंदर अलोकेट कर देंगे, तो तीनों जॉब्स के ऊपर इनकी वेजेस अलोकेट हो जाएगी। अब कंपनी की कॉस्ट कितनी लग रही है, तो स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ए बी, पहला तो कंपनी को नॉर्मली उसे ग्रॉस वेजेस कितनी देनी पड़ रही है, यहाँ पे भी इतना वो नहीं करके बेसिक उसको कंपनी को कितना पे करना है, डीए भी कंपनी पे कर रही है, उसके बाद कंपनी पीएफ और ईएसआईसी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। अब यहाँ पे अपने ने पीएफ एंड ईएसआईसी क्यों लिया, वो प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि कंपनी को तो अभी के लिए पे करना, अभी के लिए एम्प्लॉय को नहीं देना, एम्प्लॉय को नहीं देना, बट पीएफ में तो जमा करना पड़ेगा ना, तो कंपनी के हिसाब से तो पैसा चला गया, कंपनी के पास तो पैसा नहीं है, तो कंपनी का तो पैसा चला गया, कंपनी की तो कॉस्ट इनकर हो गई ना, इसीलिए अपने यहाँ पे उसको इंक्लूड करते हैं, प्लस करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना कि एम्प्लॉय का। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ, मैं लिख भी देती हूँ, एम्प्लॉयर टू पीएफ and employer's contribution to ESIC. ESIC में ये कंपनी की तरफ से इतनी कॉस्ट लग रही है उसको नॉर्मली,
तो बेसिक 10,000 और 16,000, बीए था 5,000 और 8,000। पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का सेम था, तो यहाँ पे जो वैल्यू माइनस हुई है वो एम्प्लॉय की थी, और यहाँ पे वही वैल्यू प्लस होगी एम्प्लॉयर की बन के 800 और 1,280, और ईएसआई 200 और यहाँ पे होगी 320। अब इसका टोटल कर लो, 16,000 और 25,600। ये आ गया उसका नॉर्मली उसको कितना मिलता है, तो ग्रॉस वेजेस दैट इज वेजेस ऑन, कंपनी उसे इतनी वेजेस देती है। अब नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं उसके, 200 घंटे, दोनों वर्कर्स पर मंथ 200 घंटे काम करते हैं, तो पर आवर कितना हो गया, वेजेस पर आवर 16,000 डिवाइड बाय 280 रुपए, और 25,600 डिवाइड बाय 200 128। मतलब वर्कर ए को 80 रुपए मिलते हैं 1 घंटे काम करने के, और बी को मिलते हैं 128। अब एलोकेट कैसे होगा, तो जितना परसेंट जिसने काम किया वो एलोकेट होगा, बट ए ने ओवर टाइम भी किया है, और ओवर टाइम 10 घंटे किया है, 1 घंटे का 80 रुपए मिल रहा है, उसने 10 घंटे काम किए, तो पहले तो क्या होगा 10 इंटू 80 डिवाइड बाय 1 इंटू 2। बट ओवर टाइम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, डाउट आया ना, मैंने किया तो यू आर लाइक ओके हाँ होगा, क्योंकि अपने ओवर टाइम की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के बैठे हैं, दैट इज 1,500, वही ओवर टाइम इसको यहाँ पे मिलेगा। तो अब तीसरा स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़े थोड़े लेंदी होते जा रहे हैं। शोइंग एलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब्स, 3 टाइप की जॉब अपने को दी थी, अब तीनों में अपने जो वेजेस है उसे एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं जॉब्स, और इसके अंदर क्या था एक्स वाई जेड, यहाँ पे उसको टोटल ही अपने को कितना पे करना है, टोटल वेजेस, एंड हियर इट विल बी पर्टिकुलर्स। ओके, तो अब दोनों वर्कर की निकालते हैं, पहले वर्कर ए देख लेते हैं, वर्कर ए ऑर्डिनरी वेजेस, नॉर्मली उसे कितना पे हो रहा था, तो नॉर्मली उसे यहाँ पे है, आपने खुद ही फाइंड करके बैठे, नॉर्मली उसे 16,000 पे होना था, तो टोटल वेजेस इज 16,000। अब वो किस रेशियो में डिवाइड होगी, तो वो 40 30 30, ये परसेंटेज में, तो अपने नॉर्मल में 4:3:3 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इसको, 4:3:3 के अंदर ये डिवाइड होगा। डिवाइड करना आता है ना, मैं एक का करके बता देती हूँ कैसे होगा, तो 16,000 इनका टोटल करो डिवाइड बाय 10 इंटू 4, तो हियर इट विल बी 6,400। सेम हियर 16,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3, तो आएगा 4,800, और 16,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3, यहाँ पे भी आएगा 4,800। सिंपली क्या करना है, जब भी ये रेशियोज में तुमको डिवाइड करना है तो इनका प्लस करो पहले, तो 3 + 3 6 + 4 10, उसे टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दो, और जिस वैल्यू को अलोकेट कर रहे हैं ना उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अब ए ने ओवर टाइम भी किया था, तो ओवर टाइम यहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारे क्वेश्चन में, ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब वाई, जॉब वाई पे ओवर टाइम हुआ था,
तो ओवर टाइम की जॉब भी कॉस्ट है ना, वो सिर्फ जॉब वाई पे लगेगी, तो दैट इज 1500। वर्कर ए पूरा हो गया, वर्कर बी पे जाता है। ऑर्डिनरी वेजेस, इसे तो सिर्फ मिली ऑर्डिनरी वेजेस रही थी क्योंकि इसने तो कोई ओवर टाइम नहीं किया था। अब इसका किस रेशियो, इसको टोटल कितना पे होना है, 25,600। कहाँ से आया 25,600, अब ऊपर वाली ही ट्रीटमेंट में हमने निकाला था 25,600। अब किस रेशियो में, बहुत खिचड़ी खिचड़ी हो गया, इट्स ओके। 50% ऑन ए, 20-30, तो 5:2:3 बोल सकते हो तुम इसको। तो 5:2:3 के अंदर इसको डिवाइड करना है। सॉरी, रियली सॉरी। तो here it will be 25,600 divided by, it will also be 10 into 5, तो 12,800। 25,600 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, 5,120, और 25,600 डिवाइड बाय 10 इंटू 3, इट विल बी 7,680। खत्म। अपने ने एक्स वाई जेड निकाल लिया और टोटल भी निकाल लिया। ओवर टाइम के भी तो 1,500 दे रहे हैं। अब सबका टोटल कर लो, तो टोटल इन दोनों के ऊपर कॉस्ट आ रही है अपनी 43,100। उसमें से एक्स जॉब को करने की कॉस्ट इतनी, वाई को करने की कॉस्ट इतनी, और जेड को करने की कॉस्ट इतनी। डन, क्वेश्चन खत्म हुआ। ये ना क्वेश्चन नंबर 3। अगर इफ इन केस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर लिखना हो तो पॉज करके लिख लो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार चाहे तो मैं वापस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहना क्या चाहता था और मैंने क्या क्या किया है। इसके अंदर थोड़े नए कॉन्सेप्ट थे, ओवर टाइम आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब अपने को कैलकुलेट क्या करनी थी, ए और बी की अर्निंग, और फिर से उसे अलोकेट करनी थी एक्स वाई जेड में। तो अपने ने क्या किया, इसके लिए 3 स्टेटमेंट बनाए। पहले स्टेटमेंट में अपने ने दोनों की अर्निंग्स कैलकुलेट की, दूसरे स्टेटमेंट में अपने ने पर आवर का रेट निकाला, तीसरे में उसे अलोकेट कर दिया। ये 3 स्टेटमेंट्स हो गए। उसके बाद अपने ने एक वर्किंग नोट बनाया था, WN1 बनाया था ओवर टाइम के लिए। अब तुम एग्जाम में भी वर्किंग नोट बना के आओगे, उसे शो करके आओगे, और यहाँ पे ओवर टाइम है ना, तो यहाँ पे लिखोगे कि ये WN1 से आई है। ओके, देन अपने को क्वेश्चन में बेसिक वेजेस दिए, कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम दिया था, और अपने को बोला था कि नॉर्मली 200 घंटे काम होता है, ओवर टाइम को अपने डबल पे करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम है, और अपने को एक्स वाई जेड जॉब्स में इन दोनों वर्कर को एलोकेट करना है, और दोनों ने इतना इतना परसेंट काम किया है, और जो ओवर टाइम है वो सिर्फ जॉब वाई पे हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो इस हिसाब से अपने ने क्या किया, सबसे पहले तो स्टेटमेंट बना लिया जिसमें अपने इन दोनों की अर्निंग शो की। तो अपने ने बेसिक प्लस डीए प्लस ओवर टाइम लिया, उसमें से एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था वो माइनस कर दिया, तो अपने इन हैंड कितना आ रहा है वो आ गया। अब जो कंपनी है उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है वो अपने ने सेकंड स्टेटमेंट में फाइंड किया। तो उसमें बेसिक ये कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो प्लस किया दोनों के साइड से, तो अपने को बेसिक वेजेस अर्न आ गया। मतलब कंपनी को कितनी कॉस्ट लग रही है, यहाँ पे तुम अगर ऐसा लिखते हैं ना वेजेस पेड, वो भी ठीक ही होता वैसे, क्योंकि अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट को निकाल रहे हैं कि अपने को एम्प्लॉय के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है। फिर अपने नॉर्मल वर्क, सॉरी, फिर अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो 200 अपने को क्वेश्चन में दिया था उससे डिवाइड कर दिया, तो अपने को वेजेस पर आवर का रेट मिल गया। अब सिंपल पर आवर अपने को पता है और अपने को टोटल भी पता है, तो अपने निकाल ही सकते हैं। टोटली उसको 16,000 देने थे, 1,500 तो 1,500 जॉब वाई में डायरेक्टली चले जाएंगे क्योंकि ओवर टाइम से जॉब वाई पे ही हुआ था इसी वजह से। और फिर ऑर्डिनरी वेजेस। ओके, तो ये ऐसा हो रहा था। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। वेट अ मिनट गाइस।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब फोर्थ नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर क्या बोलता है, जॉब कार्ड है, उससे पता चल रहा है for repair of customers equipment that a total of 154 labor hours has been put। अब कोई कस्टमर के रिपेयर में, मतलब सॉरी, कोई कस्टमर का इक्विपमेंट था, उसके रिपेयर में अपने ने 154 आवर्स लगाए हैं। अब उसके डिटेल्स नीचे दिए हैं। कैसे डिटेल्स दिए आपने को कि वर्कर ए को अपने ने पे किया है 200 रुपए पर डे, जिसमें वो 8 घंटे काम करता है। वर्कर बी को अपने ने पे किया है 100 रुपए पर डे, जिसमें वो 8 घंटे काम करता है। और सी को पे किया है 300 रुपए पर डे, जिसमें वो 8 घंटे काम करता है। ठीक है, अब अपने को डेज की लिस्ट दी है, मंडे टू सैटरडे। अब टोटल किसने कितना आवर्स काम किया वो दिया है। अब इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड एम्प्लॉय द वर्कर्स आर बीइंग पेड डीएनएस अलाउंस देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 968 रुपीज फॉर अ रिलेवेंट मंथ। मतलब एवरी मंथ उन्हें डीए दिया जाता है 968। डीएनएस अलाउंस इज पेएबल टू ऑल वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेजेस। अब उनकी कितनी भी वेज हो, मतलब ऊपर भी देखा ना अपने, तीनों की अलग अलग है, इसकी 200, इसकी 100, इसकी 300, पर डीए तीनों को सेम ही मिलेगा 968 इफ दे आर प्रेजेंट और ओनली, भले वो प्रेजेंट है नहीं है, इतना डीए तो मिलेगा। फिर ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8, हर एक वर्कर को वीक डेज में, मतलब 8 घंटे काम करना है। सैटरडे संडे विल बी वीकली हॉलीडे, सैटरडे संडे जो है वो हॉलीडे रहेगा। वर्कर चाहे तो सैटरडे को काम कर सकता है 4 घंटे के लिए, बट उसे पूरा 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा। फिर ओवर टाइम जो है वो डबल पे होगा ऑब्वियसली, जो भी उसके ऑर्डिनरी वेजेस हैं उसका डबल पे होगा ओवर टाइम। इफ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे, अगर वर्कर 9 आवर्स तक काम कर रहा है ना, तो कोई ओवर टाइम नहीं है, तो उसे सिंपल रेट मिलेगा। बट अगर उसने 9.5 भी काम किया ना, तो 0.5 आवर्स का उसे डबल पे होगा। ओके, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट ऑफ 176 एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, हॉलीडे को छोड़ के जितना काम हुआ है ना वो 176 आवर्स में हुआ है। तो कम जो कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करती है पीएफ की तरफ और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की तरफ, जो कि ओवरहेड माना जाता है। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है वेजेस पेड टू ईच वर्कर। तो तुम्हारी बुक में जो वर्किंग है उसे समझने बैठे हुए तो कभी समझ नहीं आएगा। अपने एक नॉर्मल सी सिंपल सी वर्किंग खुद से बनाता है। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अपने को क्वेश्चन का कंटेक्स्ट पता चल गया कि कहना क्या चाहता है। सिंपली अगर किसी भी वर्कर ने एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम किया है तो उसे ओवर टाइम मिलेगा। कितनी देर का ओवर टाइम मिलेगा, जितनी देर उसने 9 घंटे के ऊपर काम किया है। पहले यही देख लेते हैं कि 9 घंटे से ज्यादा किसने काम किया है और कितना काम किया है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं, दिस विल नॉट बी अ मेन आंसर। पहले इसकी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, फिर अपने इसका मेन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला आएगा इक्विवेलेंट आवर्स, ये निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट आवर्स क्या होता है, सिंपली मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर किसी ने 9.5 काम किया है और उसे सपोज 1 घंटे का मिलता है 100 रुपए, ठीक है, तो 0.5 का जो है ना उसे डबल पे होगा 100 का, ऑब्वियसली उसे 0.5 का। तो अब 1 घंटे के उसके 100 रुपए बनते थे, तो 1 घंटे के 100, अब उसने 0.5 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया तो कितना होगा, 50 रुपए। अब 50 का डबल करो तो उसे ओवर टाइम मिला उसका 100 रुपए। या फिर मैं ऐसा कर दू, 0.2 है ना, मतलब सॉरी 0.5 है, इसी को इंटू 2 कर दू तो क्या आ जाएगा 1। और 1 आवर का कितना रेट है 100। दोनों से बात तो सेम ही है कि तुम पहले अमाउंट लेके आ जाओ, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो भी तुम्हारा जो ओवर टाइम है वो सही आ जाएगा। और वरना जो टाइम एक्स्ट्रा है
उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो वो भी तुम्हारी अमाउंट जो है वो सही आएगी। आया समझ? इसीलिए अपने इक्विवेलेंट आवर्स निकालते हैं। इक्विवेलेंट आवर्स मतलब कि इनटू 2 करके अपने आवर्स लेके आएंगे, फिर उसको वेजेस के हिसाब से रख देंगे, सिंपल। पहले अपने क्या निकाल रहे हैं, मोर देन 9 आवर्स। तो अपने पास 3 वर्कर है, ये रहा वर्कर ए बी सी। वर्कर ए, तो अब इसके एक तो होगा अप टू 9 आवर्स, एक तो उसने 9 आवर्स तक काम किया, और उसके बाद क्या होगा, ओवर टाइम। सेम वर्कर बी, एक तो होगा अप टू 9 आवर्स और दूसरा होगा ओवर टाइम। फिर आता है वर्कर सी, इसमें भी सेम जाएगा अप टू 9 और ओवर टाइम। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, डेज, अपने को मंडे टू सैटरडे दिया है ना, वो एज इट इज मंडे ट्यूसडे सिंपल। अब अप टू 9 आवर्स इसने 10.5 काम किया, तो 9 तो यहाँ पे पूरे हो गए और बचे 1.5 इधर आएंगे। 8 ही घंटे काम किया तो अप टू 9 में ही आ गया ऑब्वियसली, ओवर टाइम कुछ नहीं। देन अगेन 10.5 काम किया, 9 यहाँ पे और 1.5 यहाँ पे। 9.5 काम किया तो 9 यहाँ, 9 यहाँ पे और 0.5 यहाँ पे। 10.5 काम किया तो 9 यहाँ पे और 1.5 यहाँ पे। इसने सैटरडे कोई काम नहीं किया, लीव पे था बंदा, ये रहा सैटरडे कोई काम नहीं किया। अब सेकंड पर्सन पे जाते हैं, सेकंड पर्सन ने तो काम ही 8 घंटे किया है, पूरे वीक में कंसिस्टेंट होके इसने 8 ही घंटे काम किया है, तो फिर सारे अप टू 9 में ही आ जाएंगे। ओवर टाइम इसने कभी किया ही नहीं। वर्कर सी, इसका ये रहा, पहले इसने 10.5 काम किया तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। दूसरे में इसने 8 घंटे काम किया और देन 10.5। अब 8 घंटे काम किया तो वो तो अप टू 9 में ही आ गया, तो कोई ओवर टाइम नहीं किया। देन 10.5 किया तो 1.5 ओवर टाइम हो गया। अगेन 9.5 और 10.5, 9.5 किया तो 9 तो इधर आ गया, 0.5 ओवर टाइम हो गया। 10.5 में अगेन ऐसा हो गया, और तीसरे में तो इसने काम ही 8 घंटे किया था तो कोई ओवर टाइम नहीं। ये तो बन गया, बहुत इजी सा था। अपने ने क्वेश्चन से सिर्फ डेटा देखा और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करके वैल्यूज लिख दी। अब टोटल करते हैं, अप टू 9 वाले आवर्स कितने हैं, तो 9 प्लस 8 प्लस 3 बार 9 करोगे तो इट विल बी 44। ये तो नॉर्मल है तो इसको तो नॉर्मल के हिसाब से ही वेजेस मिलनी है। अब ये तुम्हारा ओवर टाइम है, इसको प्लस करोगे तो ये आएगा 5, और तुम इसे करोगे इंटू 2 मतलब 10 आवर्स। इसे तुम 10 आवर्स कंसिडर करोगे। मैंने एग्जांपल में बताया था तुम चाहे तुम्हारी वेजेस को डबल कर दो या फिर टाइम को डबल कर दो, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अमाउंट तो सेम ही आएगी, तो दैट इज वाई। अब अगेन वर्कर बी का अप टू 9 का टोटल करो, दैट विल बी 48। वर्कर सी का अप टू 9 का टोटल करोगे तो 52, और ओवर टाइम का करोगे तो 5 इंटू 2 10। अब इक्विवेलेंट आवर्स कितने आ गए, इक्विवेलेंट आवर्स तो 44 प्लस 5, मतलब सॉरी सॉरी लिटरली सॉरी, 44 प्लस 10 54 आवर्स जो है वो वर्कर ए के आ गए। इसमें तो कोई ओवर टाइम था ही नहीं, तो 48 आवर्स इक्विवेलेंट आवर्स हो गए। और यहाँ पे 52 प्लस 10 62 जो है वो इक्विवेलेंट आवर्स हो गए। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं। अब सॉरी, वर्किंग नोट तो हो गई। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर। तो पहले इसके लिए अपने क्या करते हैं,
रेट निकाल लेते हैं, रेट के अंदर अपने इक्विवेलेंट आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो पहले पर आवर का रेट निकालना है अपने को, तो वो इसी स्टेटमेंट में निकल जाएगा, wages payable to each वर्कर। तो अपने पास 3 वर्कर है, ए बी एंड सी। अब पहला, पर डे पे कितना होता है, तो ए को होता है पर डे 200, बी को होता है 100 और सी को होता है 300। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स पेमेंट पर डे, तो ए को होता है 200, बी को होता है 100, सी को होता है 300। और ये किसके लिए पे होता है, हर 8 घंटे के लिए ये पे होता है। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, डिवाइड बाय 8, 8, 8, ये क्वेश्चन में लिखा है कि हर 8 घंटे के लिए। ये देखो यहीं पे, वर्कर ए इज पेड एट द रेट ऑफ 200 पर आवर ऑफ पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब एक दिन के 200 रुपए मिलते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करना होता है। तो 8 घंटे के 200 रुपए हो गए, एक घंटे के कितने, दैट इज 25, यहाँ पे हो गया 12.5 और यहाँ पे हो गया 37.5। ये बेसिक रेट आ गया, बेसिक रेट पर आवर। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में कुछ और भी दिया था, दैट इज डीए। इररिस्पेक्टिव के तुम्हारे वर्कर की नॉर्मल वेजेस कितनी है, तुम्हें डीए मिलेगा इतना ही, 968 का डीए मिलेगा, और हर एक महीने के लिए। और ये यहाँ पे दिया था कि तुमने तुम्हारे नॉर्मल आवर्स जो है वर्क के, कि तुमने कितना काम किया, 176 आवर्स काम किया, तो 968 रुपीज तुम्हें 176 आवर्स के मिल रहे थे। एक घंटे के कितने हुए, दैट इज 5.5 रुपीज। तो यहाँ पे आएगा डी ए पर आवर। तो तुम यहाँ पे नीचे में ब्रैकेट में लिख देना 968 डिवाइड बाय 176। तो इसको प्लस कर दो इसके अंदर, 5.5 को तीनों के अंदर, प्लस 5.5 प्लस 5.5। ओके, तो अब जो आएगा ना वो तुम्हारा नॉर्मल रेट पर आवर आ जाएगा। टोटल कर लो, तो 25 प्लस 5.5, 30.5, here it will be 18 and here it will be 43। मल्टीप्लाई, ये सब पर आवर है एक घंटे के। अब अपने इसको इक्विवेलेंट आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को मिल जाएगा कि अब उसको टोटल वेजेस कितनी पे करनी है अपने को। अब इक्विवेलेंट आवर्स तो अपने ऊपर से निकाल के बैठे, 54, 48, 62 रख दो, 54, 48 एंड 62 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 1647, 864 एंड 2666। डन, कोई डाउट यहाँ तक, तो ये आ जाएगी तुम्हारी टोटल वेजेस। डन, अब ये रहा तुम्हारा आंसर और ये रहा मेरा सॉल्यूशन। इन लोगों ने ऐसा किया है, जो समझना इज लाइक क्या ही, और थोड़ा ज्यादा लेंदी भी हो जाता है, इसलिए इक्विवेलेंट आर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। इक्विवेलेंट आर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट एक दो चैप्टर में और भी आगे काम आएगा, तो इसे ध्यान से समझो थोड़ा। वैसे कुछ भी हार्ड नहीं है इक्विवेलेंट आर्ट्स वाले कॉन्सेप्ट में, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आई होप क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अपने ने क्वेश्चन को भी समझ लिया था, आंसर भी बहुत अच्छे से निकाला था। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिखना है तो लिख लो, बट तुम्हारे पास एटलीस्ट एक बुक में तुम्हारे हिसाब से सारे सॉल्यूशन होने चाहिए, क्योंकि आईसीआई के सॉल्यूशन अगर तुम एग्जाम के एक दिन पहले लेके बैठोगे ना, नहीं समझ आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये ब्लर दिख रहा है ना, वन
वन नोट को बंद करके वापस ओपन कर लेता है। अभी भी ब्लर है। अब क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 5, फैक्ट्री है, उसकी बेसिक वेज रेट है 100 रुपए पर आवर, 100 रुपए पर आवर मिलता है। ओवर टाइम के रेट्स कुछ अलग है, क्या है? बिफोर एंड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, मतलब सपोज नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 9 to 5, तो 9 बजे से पहले तुम आके काम करो या फिर 5 बजे के बाद तुम काम कर रहे हो तो 175% ऑफ बेसिक वेजेस मिलता है। मतलब बेसिक वेजेस अगर 100 है ना, इंटू 175% करोगे मीन्स 175 रुपीज तुम्हें पर आवर मिलेंगी अगर तुम नॉर्मल वर्किंग आवर से पहले या बाद में काम करते हो तो। पहली लाइन का मतलब समझ आया? दूसरी, संडे और कोई भी हॉलीडे को अगर तुम काम करते हो तो 225% तुम्हें मिलेगा। मतलब सपोज तुमको ये संडे काम करने की इच्छा है तो तुम ऑफिस गए, तुम्हें 100 into 225%, मतलब 225 रुपए मिलेंगे पर आवर। ओके, तो कितना ज्यादा है, और नॉर्मली तुम्हें 100 ही रुपए मिलते हैं। तो इससे अच्छा संडे को जाकर सारा वसूल लो, 2 दिन का मिल रहा है, एक दिन बीच में छुट्टी मार लो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, फॉलोइंग आवर्स इतना काम हुआ था। नॉर्मल टाइम मतलब सपोज 9 to 5 की जॉब है तो नॉर्मल 9 to 5 के अंदर 1 लाख आवर्स काम हुआ था। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर, मतलब 9 बजने से पहले और 5 बजे के बाद 20 घंटे काम हुआ था। ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे 5,000 आवर्स, इतना ओवर टाइम हुआ था संडे और हॉलीडे को। फॉलोइंग आवर्स हैज बीन वर्कड ऑन जॉब जेड, जॉब जेड है उसके अंदर अपने ने इतना काम किया है। नॉर्मल 1000, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वाला मतलब जिसका रेट 175 है 100 घंटे, और संडे और हॉलीडे को 25, मतलब जिसका रेट 2 to 5 है। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब, जॉब जेड को कितना लेबर कॉस्ट आएगा, और ओवरहेड इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। अब फॉलोइंग इंस्टेंसेस भी पढ़ ही लेते हैं एक बार के लिए। ओवर टाइम रेगुलरली काम हो रहा है, ओवर टाइम जो है वो रेगुलर पॉलिसी की तरह काम कर रहा है, तो क्या होगा? सिंपली सबको 117 के हिसाब से, रेट के हिसाब से पे करो ना, जितना टोटल आवर्स है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके पे कर दो, वो तुम्हारी नॉर्मल वेज रेट ही 117 हो गई, क्योंकि तुम्हारा ओवर टाइम नॉर्मल हो गया। ओवर टाइम इरेगुलरली होता है और जितनी रिक्वायरमेंट की प्रोडक्शन है उसके हिसाब से अलग अलग टाइम पे ओवर टाइम होता है। सिंपली जो नॉर्मल पे हो रहा है वो तो अलग, और जो ओवर टाइम हो रहा है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, तो ऑब्वियसली कस्टमर की रिक्वेस्ट पे तो कस्टमर ही पे करेगा ना, तो वो जॉब जेड की कॉस्ट में, मतलब जो भी जॉब है वो जॉब में प्लस हो जाएगी और ओवर टाइम प्रीमियम कहलाएगी। ओके, अब सबसे पहले अपने ने जितना डेटा समझा है उतना डेटा लिख लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाते हैं। कॉस्ट के क्वेश्चन आर लाइक, तुम एक बार समझ लो ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है तो बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जैसे। और कॉस्ट में हर दूसरे क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। फिफ्थ नंबर, पहले अपने कुछ वर्किंग्स बनाएंगे, उसके बाद अपने जो है कैलकुलेट करेंगे ए बी और सी। वर्किंग, बेसिक रेट क्या है? अपने को क्वेश्चन में बोला था 100, बेसिक रेट 100 रुपए पर आवर। अगर तुम ओवर टाइम करते हो बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल तो क्या होता है? ये वाली लाइन है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो ओवर टाइम कितना मिलेगा तुम्हें? तो ओवर टाइम वेज रेट बिफोर एंड आफ्टर, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, कोई मतलब नहीं है उसका, तो 100 into 175%
that is 175 per hour. Then overtime on Sunday or holiday. So overtime wage rate on Sunday and holiday. So that is 100 into 225%. That is 225 per hour. ओके, इतना तो अपने को पता चल गया. इसके ज्यादा पहले इसके अपने निकालेंगे. कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल, ये तो करनी है रिक्वायर्ड. बट इसके सिवा अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि एवरेज इन्फ्लेटेड कितनी है, मतलब एवरेजली अगर ये नॉर्मल हो जाए थ्रू आउट द ईयर, ये रेगुलर हो जाए, तो अपने को कितना पे करना पड़ेगा, वो अपने पहले लेके आते हैं. दो तुम्हारे में कहीं दिया होगा, दैट इज अपने पहले ये लेके आते हैं. एवरेज इन्फ्लेटेड रेट, एवरेजली अगर तुम रेगुलर बेसिस पे ओवर टाइम करवा रहे हो वर्कर से, तो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा. तो एवरेज इन्फ्लेटेड, बहुत अच्छे से लिखेंगे. कंपटीशन ऑफ एवरेज inflated wage rate particulars. तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम है तो टेबल में पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देना, नहीं है तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. तो सबसे पहले एनुअल वेजेस, तो ये अपने किसके बेसिस पे निकालेंगे, इसके बेसिस पे. ये जो अपने को डेटा दिया था ना, इसके बेसिस पे अपने लेके आएंगे कि एक साल इन्होंने काम किया तो इनको कितना पे हुआ. तो पहले तो आएगा एनुअल वेजेस. वो कैसे आएगा, 1 लाख घंटे नॉर्मल टाइम से काम हुआ है. 1 लाख into 100 normal wages, so it will be 1 crore. Second, overtime before and after on Sunday and Saturday. तो मैं अभी सिर्फ ओवर टाइम लिख रही हूँ, मतलब वो बिफोर एंड आफ्टर वाला है. तो यहाँ पे कितनी देर काम हुआ है, 20 घंटे, 20,000 घंटे. 20,000 ओवर टाइम की रेट क्या है, जो बिफोर एंड आफ्टर है 175. तो इट विल बी 35 लाख. तीसरा, ऑन संडे एंड हॉलीडे. संडे एंड हॉलीडे को कितना, 5,000 घंटे काम हुआ है. और 225 रुपए 1 घंटे के मिल जाते. तो 11,25,000 टोटल कर लो. 1 करोड़ 46 लाख 25,000, इतना टोटल वेजेस उस कंपनी को पे करना पड़ रहा था. कितना टोटल वेजेस, पेड फॉर 1,25,000 आवर्स. 1,25,000 आवर्स काम करवाने के लिए उसे 1 करोड़ 46 लाख 25,000 पे करना पड़ रहा था. एवरेज इन्फ्लेटेड प्राइस क्या होगा, एवरेज इन्फ्लेटेड वेजेस रेट 1 करोड़ 46 लाख 25,000 डिवाइड बाय कितने घंटे, तो 1,25,000 आवर्स. तो इट विल बी 177 पर आवर. मतलब अगर तुमने ओवर टाइम को रेगुलर कर दिया तो यू हैव टू पे 117 पर आवर. तो अब अपने आते हैं, अपने जो 3 पॉइंट्स दिए थे ए बी एंड सी. पहला ए क्या था
कि वर्क रेगुलर, ओवर टाइम जो है उसी को न्यू नॉर्मल कर दिया, मतलब ओवर टाइम को ही रेगुलर कर दिया। तो तुम्हारा टोटल कितना है, 1125 तुम्हें टोटल आवर्स है। तो टोटल आवर्स इनटू इन्फ्लेटेड वेजेस, क्योंकि उसी को तुमने नॉर्मल कर दिया है, अब उसी का एवरेज लेके आएंगे। 1125 इंटू 117, तो 1,31,625, दिस विल बी योर कॉस्ट। सेकेंड बी क्या है, ओवर टाइम जो है इरेगुलर है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। तो अगर वो तो अपने 1,000 जो है उसे पे करेंगे 100 के हिसाब से, जो 100 है उसे पे करेंगे 175 की, सॉरी। हाँ ऐसा करोगे तो भी चलेगा, बट इसका एक और तरीका भी है, तुम ऐसे कर लो, इंटू 100 इंटू 175 और इंटू 225, तो भी तुम्हारी अमाउंट सेम आएगी। और अगर तुम ऐसा करते हो 1125 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 75, नॉट वन, क्योंकि 175 में से 100 तो तुम ऑलरेडी दे चुके हो, और दैट इज अगेन 25 इंटू नॉट 225, 125, क्योंकि 100 तो तुम यहाँ पे दे चुके हो। तो तुम ऐसा करोगे तो भी आएगा, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बेसिक वेजेस तो साथ में, बेसिक वेजेस तो सारे घंटों को दे दिया, अपने ओवर टाइम अलग देना है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब बेसिक तो सबको ही जानी है ना, वो तो नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। तो दैट इज 1125 इंटू 100 करोगे, ये तो नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई 1,12,500। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब, क्योंकि ये ओवर टाइम इरेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कंसिडर होगा। तो 100 घंटे काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा 75 क्यों लिया, क्योंकि 100 ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो एक्स्ट्रा तो 75 ही आएगा। देन 24 आवर्स इंटू 125, 125 क्यों, क्योंकि 100 ऑलरेडी उस वर्कर को जा चुका है, अपने को एक्स्ट्रा में तो 125 ही देने हैं उसको। तो इट विल बी 7,500 प्लस 3,125, तो आएगा 10,625। ओके, बी हो गया। सी ओवर टाइम जो है वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे है, तो कस्टमर ही बियर करेगा कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, तो सी। तो वो जॉब की कॉस्ट में एलोकेट होगा, तो 1125 इंटू 100, 1 लाख। और ओवर टाइम, ये तो नॉर्मल जॉब कॉस्ट हो गई, ओवर टाइम प्रीमियम भी कस्टमर ही बियर करेगा, ओवर टाइम प्रीमियम। तो उसके अंदर दो कैटेगरीज थी, 100 इंटू 75 और 25 इंटू 125, तो इट विल बी 7,500 और 3,100, 1 मिनट 25, टोटल करोगे तो 1,23,125 जो है वो जॉब की कॉस्ट हो जाएगी। ये रहा, जॉब की कॉस्ट हो गई। ये फिर अलग अलग पे हो रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड में कंसिडर होगा, ये नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी। अगर उसी को नॉर्मल कर दिया गया, ओवर टाइम को ही नॉर्मल कर दिया गया, तो इन्फ्लेटेड प्राइस होगी। आज के लिए पूरा हो गया। अपने ने 3 एग्जांपल्स सोचे थे जब अपने ने लेक्चर चालू किया था, और अपने ने तीनों एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए, 3, 4, 5 ऑलरेडी अपने 6 से लेके 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपने एम्प्लॉय कॉस्ट के 10 एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके हैं, 16 एग्जांपल है, 6 और बचे हैं अपने, और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसका अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, तो लिख सकते हो। ये वर्किंग जरूरी है, ये वर्किंग के बगैर आंसर नहीं आएगा, और एग्जाम में इसे वर्किंग नोट के अंदर लिख देना। सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर टुडे।